दोस्तों, नाजायज़ रिश्तों में जब सीमाएं टूटती हैं तो एक सैलाब सा आता है और इसी के साथ ही एक बसी बसाई घर गृहस्थी को उजाड़ कर चला जाता है। कभी भी नाजायज़ रिश्ते बनाते हुए इंसान यह नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा, क्या अंजाम सुखद होगा, और पल भर की खुशी के चलते वह बनी बनाई गृहस्थी को उजाड़ बैठता है। ऐसा ही आज की कहानी में भी है। आज की कहानी में भी एक पत्नी ने नाजायज़ संबंधों के चलते अपनी बसी बसाई गृहस्थी को तहस नहस कर दिया। क्या है आज की कहानी, हम जानेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर नाजायज़ रिश्तों की आज की कहानी क्या है। बीना कानपुर शहर के मोहल्ला दीनदयालपुरम की केडीए कॉलोनी निवासी मेवालाल की बड़ी बेटी थी। बीना के अलावा उसकी 2 बेटियां और भी थीं। बेटियों से छोटा सा एक बेटा था करण। मेवालाल की पत्नी कुसुम घरेलू महिला थी, जबकि वह फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था। बीना जवान हो चुकी थी। मेवालाल चाहता था कि कोई सही सा लड़का मिल जाए तो वह उसके हाथ पीले कर दे। थोड़ी ही खोजबीन के बाद उसे कानपुर देहात के कस्बा मूसा नगर निवासी भीखाराम का बड़ा बेटा राम बाबू पसंद आ गया। भीखाराम के पास 3 बीघा खेती की जमीन थी और कस्बे के मुर्तजा नगर में अपना मकान भी था। राम बाबू व उसके घर वालों ने जब खूबसूरत बीना को देखा तो उन्हें पसंद आ गई और बीना को देखकर भीखाराम बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार होगा और अंततः सामाजिक रीति रिवाज से 10 जून 2008 को बीना और राम बाबू का विवाह हो गया। इस शादी से राम बाबू भले ही खुश था, लेकिन बीना खुश नहीं थी और इसकी वजह यह थी कि बीना ने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने संजोए थे, राम बाबू वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बीना ससुराल में हफ्ते भर रही। वह पति के साथ भावनात्मक रूप से बंध नहीं पा रही थी। हफ्ते बाद वह मायके आई तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। कुसुम ने कारण पूछा तो वह रुआंसी होकर बोली, माँ, तुम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि दहेज नहीं मांग रहे हैं, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। सब कुछ तो है उसके पास, तुम किस चीज़ की कमी महसूस कर रही हो? तुझे तो पता है कि अभी 2 बहनें और हैं, हमें उन्हें भी तो ब्याहना है। कुसुम ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो बीना चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद बीना ने हालात से समझौता कर लिया। वह ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण दकियानूसी था, बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी और जिसके कारण बीना को अपनी इच्छाएं सीने में दफन करनी पड़ती थी। वक्त के साथ बीना 2 बच्चों शिवम और शिवानी की मां बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़े। जब बीना को लगा कि राम बाबू की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा तो उसने पति को कानपुर शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी और पत्नी की यह सलाह राम बाबू को भी ठीक लगी। राम बाबू का एक दोस्त है सजीवन, जो कानपुर शहर की योगेंद्र विहार कॉलोनी में रहता था। वह किसी फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने सजीवन से बात की और सजीवन ने उसे सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू करे। पंचर लगाने आदि से उसे अच्छी रकम होने लगेगी। राम बाबू को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने खाड़ेपुर कॉलोनी मोड़ पर साइकिल मरम्मत की दुकान खोल दी और योगेंद्र विहार कॉलोनी में एक कमरा किराए पर ले लिया। राम बाबू का साइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो राम बाबू पत्नी और बच्चों को भी शहर लेकर आ गया। शहर आकर बीना खुश थी। शहर आने के बाद वह बन संवर कर रहने लगी। बीना ने घर के पास ही स्थित शिशु मंदिर में बच्चों का दाखिला भी करा दिया। बच्चों को स्कूल भेजने और लाने का काम खुद बीना ही करती थी। पिंटू नाम का एक युवक राम बाबू की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। पिंटू बर्रा 8 में रहता था और नौबस्ता स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था।
पिंटू की राम बाबू से दोस्ती हो गई। ज़रूरत पड़ने पर राम बाबू पिंटू से पैसे भी ले लिया करता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे और पीने पिलाने का खर्च पिंटू ही उठाता था। एक दिन पिंटू दुकान पर आया तो राम बाबू बोला, पिंटू, आज मेरे बेटे शिवम का जन्मदिन है और मेरी तरफ से आज तुम्हें दावत है। शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत। ठीक है, मैं ज़रूर आ जाऊँगा, कहते हुए पिंटू फैक्ट्री चला गया। शाम को पिंटू गिफ्ट लेकर राम बाबू के घर पहुँच गया। राम बाबू उसका ही इंतज़ार कर रहा था और उसने पिंटू को गले लगाया। फिर पत्नी को आवाज़ दी, बीना, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से बीना पहले से ही सजी संवरी थी। पति की आवाज़ सुनकर वह बाहर आई और वह पिंटू की ओर देखकर बोली, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे? मैं राम बाबू भैया का दोस्त हूँ और नाम है पिंटू, वह बोला। पिंटू की बीना से यह पहली मुलाकात थी और पहली ही मुलाकात में बीना पिंटू के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। राम बाबू ने पिंटू की खूब खातिरदारी की और उस समय बीना भी मौजूद रही। इसके बाद पिंटू ने ठान लिया कि वह किसी भी तरीके से बीना को हासिल करके ही रहेगा और वह उसे हासिल करने का प्रयास करने लगा। पिंटू जानता था कि बीना तक पहुंचने का रास्ता राम बाबू ही है, अतः उसने राम बाबू को शराब का आदी बनाने की सोची और इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर राम बाबू के घर जाने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते और फिर खाना खाते। इसी बीच पिंटू की निगाहें हमेशा बीना पर ही गड़ी रहती थी। शराब के नशे में पिंटू कभी कभी तो मजाक से उसके साथ छेड़खानी भी कर लेता। बीना को जल्द ही पता लग चुका था कि पिंटू का मकसद क्या है। वह बीना की आर्थिक मदद भी करने लगा, बच्चों की ज़रूरत का सामान और खाने पीने की चीज़ें भी लाने लगा। धीरे धीरे पिंटू ने अपने एहसानों और लच्छेदार बातों से बीना के दिल में जगह बना ली और अब बीना भी पिंटू से खुलकर हंसी मजाक करने लगी। एक दिन बीना सज धज कर बाजार के लिए घर से निकलने ही वाली थी, तभी पिंटू आ गया और वह बीना को एकटक देखता रहा। फिर बोला, भाभी, बन ठन कर किस पर बिजली गिराने जा रही हो? मक्खनबाजी बंद करो, अभी मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करेंगे, ओके? कहते हुए बीना बाजार के लिए चल दी और पिंटू भी वहाँ से चला गया। एक दिन बीना का पति राम बाबू मूसा नगर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। बीना घर के काम निपटाने के बाद बच्चों को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी, तभी पिंटू आ गया। इस अकेलेपन में पिंटू खुद को रोक नहीं पाया और उस दिन पिंटू और बीना के बीच में सारी मर्यादाएं टूट गईं। उस दिन बीना तो मर्यादा भूल ही गई थी, पिंटू भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्दी ही बीना पिंटू के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि वह पति से ज़्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। पिंटू भी अपनी कमाई बीना पर खर्च करने लगा। बीना जो भी डिमांड करती, पिंटू उसे पूरी करता। राम बाबू उन दोनों के मिलन में बाधक ना बने, इसलिए पिंटू राम बाबू को शराब की दावत देकर उसका विश्वास पात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज़्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता, देर सवेर पोल खुल ही जाती है। जब पिंटू का राम बाबू की अनुपस्थिति में भी बीना के यहाँ ज़्यादा आना जाना शुरू हो गया तो पड़ोसियों को शक होने लगा। कॉलोनी में उनके संबंधों को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई और किसी तरह बात राम बाबू के कानों तक भी पहुँच गई। राम बाबू अपने दोस्त पिंटू पर अटूट भरोसा करता था, इसलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर कुलबुलाने लगा। शक के आधार पर एक रोज़ राम बाबू ने बीना से पिंटू के बारे में पूछा तो वह तुनक कर बोली, पिंटू तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे यहाँ लेकर आते हो। वह आता है तो मैं भी उसके साथ हंस बोल लेती हूँ। पास पड़ोस के लोग जलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। अरे मैं शक नहीं कर रहा हूँ, केवल पूछ रहा हूँ, राम बाबू ने प्यार से कहा। अरे पूछना क्या है, अगर तुमने मुझसे ज़्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो पिंटू को घर आने से मना कर दो। लेकिन सोच लो, पिंटू हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्च क्या चल पाएगा? पत्नी की बात पर विश्वास कर राम बाबू शांत हो गया। एक दिन राम बाबू दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है।
वह दुकान बंद करके घर पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था। कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर को हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से पत्नी के हंसने की आवाज़ आई। रामबाबू ने अपना हाथ रोक लिया। उसने दरवाजे की झिरी से देखा तो दंग रह गया। उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में थी। रामबाबू का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह बोला कुछ नहीं। वह कुछ देर जड़वत खड़ा रहा, फिर खटखटाने पर दरवाज़ा खुला तो उसे देखकर बीना व पिंटू अपराध बोध से कांपने लगे और दोनों ने रामबाबू से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा भी किया। दोनों को माफ़ करने के अलावा रामबाबू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पत्नी की बेवफाई से रामबाबू को गहरी ठेस लगी थी। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी और इसलिए उसने कानपुर शहर छोड़कर घर जाने का निश्चय कर लिया। बीना को घर वापस जाने की बात पता चली तो उसने बच्चों की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन रामबाबू मानने को तैयार नहीं हुआ। पत्नी और बच्चों को साथ लेकर वह मूसानगर स्थित अपने घर आ गया। रामबाबू खेती किसानी व मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करने लगा। उसने दोनों बच्चों का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। बीना के गांव चले जाने के बाद पिंटू परेशान हो उठा। उसे बीना की याद सताने लगी और पिंटू से जब नहीं रहा गया तो वह बीना की ससुराल पहुंच गया। वहां रामबाबू ने उसे बेइज्जत किया और बीना से मिलने नहीं दिया। इसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। पिंटू आता और बेइज्जत होकर वापस चला जाता। कुछ महीने ससुराल में रहने के बाद बीना ने विरोध शुरू कर दिया। दरअसल बीना ससुराल में कैदी जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, जबकि वह स्वतंत्र विचरण करना चाहती थी और साथ ही वह अभावों से भी जूझ रही थी। एक दिन बीना ने रामबाबू से साफ कह दिया कि वह शहर जाकर खुद कमाएगी और अपना और बच्चों का पालन पोषण करेगी। रामबाबू ने विरोध किया, लेकिन वह नहीं मानी। बीना ससुराल छोड़कर कानपुर शहर चली गई। नौबस्ता थाने के अंतर्गत धोबिन पुलिया कच्ची बस्ती में किराए का मकान लेकर वह अकेली ही रहने लगी और उसने नौकरी के लिए दौड़ धूप की तो उसे आवास विकास नौबस्ता स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो बीना अपने दोनों बच्चों को भी साथ रखना चाहती थी, लेकिन रामबाबू ने बच्चों को उसके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बच्चों के लिए उसका मन तड़पता तो वह जब तब बच्चों से मिलने आती और उन्हें खर्चा देकर वापस चली जाती। कभी कभी वह बच्चों से मोबाइल पर भी बात कर लेती थी। पिंटू को जब पता चला कि बीना वापस कानपुर शहर आ गई है तो उसने फिर से बीना से मिलना जुलना शुरू कर दिया, पर बीना उसे पहले जैसी तवज्जो नहीं दे रही थी। बीना जिस प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी वहीं पर 25-26 साल का सुनील भी काम करता था। सुनील बीना के घर से कुछ दूरी पर कच्ची बस्ती में ही रहता था। बीना और सुनील हंसमुख स्वभाव के थे और इसीलिए दोनों में खूब पड़ती थी। छुट्टी वाले दिन वह सुनील के साथ घूमने भी जाती थी और सुनील उसे चाहने भी लगा था। धीरे धीरे सुनील और बीना नज़दीक आते गए और दोनों में नाजायज़ संबंध बन गए। सुनील सुबह बीना के घर आता, दोनों साथ चाय नाश्ता करते और फिर साथ साथ फैक्ट्री चले जाते। शाम को भी सुनील बीना को घर छोड़ देता। कभी कभी बीना के घर ही रुक जाता और फिर रात भर दोनों मौज मस्ती करते। बीना के सुनील के साथ संबंध बन गए तो उसने पहले प्रेमी पिंटू को भाव देना बंद कर दिया। अब पिंटू जब भी उसके पास आता तो बीना विरोध करती और वह उसे घर में शराब पीने को भी मना करती। पिंटू को वह अपने पास भटकने भी नहीं देती थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बीना में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। उसने गुप्त रूप से पता किया तो सच्चाई सामने आ गई। उसे पता चल गया कि बीना के सुनील से संबंध बन गए। सुनील को लेकर बीना और पिंटू में झगड़ा होने लगा। पिंटू बीना पर दबाव डालने लगा कि वह सुनील को छोड़ दे, लेकिन बीना इसके लिए तैयार नहीं थी और प्रेमिका की इस बेवफाई से पिंटू परेशान रहने लगा। 10 फरवरी 2018 को पिंटू रात 8 बजे शराब के ठेके से बोतल खरीद कर बीना के घर पहुंचा तो वहां सुनील मौजूद था। सुनील वहां से चला गया तो पिंटू ने बीना से सुनील के बारे में पूछा। बीना ने उसे सब कुछ सच बता दिया। इस पर पिंटू को गुस्सा आ गया। पिंटू ने तेज धार वाला चाकू साथ लाया था। उसने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर वार किया। बीना जमीन पर गिर गई
और इसके बाद पिंटू बीना के सीने पर बैठकर और उसके कहते हुए गर्दन रेत दी कि बेवफाई की सज़ा यही है। बीना की हत्या करने के बाद पिंटू ने शराब पी, फिर बाहर के दरवाजे की कुंडी बंद करके फरार हो गया। 11 फरवरी की सुबह सुनील बीना के घर पहुंचा तो दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। वह कुंडी खोलकर कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर बीना की खून से सनी लाश पड़ी थी। सुनील ने पहले आस पड़ोस के लोगों और फिर थाना नौबस्ता को पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही नौबस्ता थाना प्रभारी अखिलेश जायसवाल पुलिस टीम के साथ आ गए। उन्होंने महिला की हत्या की सूचना अपने अधिकारियों को दे दी और कुछ देर बाद ही एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा, एसपी अशोक कुमार वर्मा वहां पहुंच गए। मृतका की उम्र 32 वर्ष के आसपास थी। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की और पुलिस अधिकारियों ने सूचना देने वाले सुनील तथा मृतका के पति रामबाबू से पूछताछ की। रामबाबू ने पत्नी की हत्या का शक अपने दोस्त पिंटू कारिया पर जताया। रामबाबू की तहरीर पर पुलिस ने पिंटू कारिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। शाम करीब 5 बजे नौबस्ता थाना प्रभारी अखिलेश जायसवाल ने मुखबिर की सूचना पर पिंटू कारिया को नौबस्ता के दासू कुआं के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सहज ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि बीना ने उसके साथ विश्वासघात किया था और इसी खुन्नस में उसने उसे मार डाला। पुलिस ने पिंटू के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। पूछताछ के बाद पुलिस ने 12 फरवरी 2018 को उसे कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया और जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। कथा संकलन तक उसकी जमानत नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये है एक दर्द भरी कहानी जहां पर नाजायज़ संबंधों का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये कहानी है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है हमारे इस परिवार के बहुत ही प्यारे से मेंबर का और वो हैं सुषमा साहा जी। सुषमा साहा जी ने कमेंट किया है कि क्रोध एवं आवेश में इंसान अपना आपा खो बैठता है और उसके बाद कुछ ऐसे काम कर बैठता है जिसका अंजाम बहुत ही दुखद होता है। तो सुषमा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसान जब क्रोध और आवेश में आता है तो सोचने समझने की शक्ति गायब कर देता है। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे से कमेंट के लिए। इसके साथ ही मेरे पास जो अगला कमेंट आया है वो है आज़ाद शेख जी का एंड आज़ाद शेख जी ने लिखा है ऑसम वॉइस। तो आज़ाद शेख जी, थैंक यू वेरी मच एंड कीप कमेंटिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और मुझे अच्छा लगा, बस ऐसे ही परिवार के बहुत प्यारे से मेंबर बनकर रहिए। इसके साथ ही अगला कमेंट आया है कमलेश कुमार का और कमलेश कुमार जी ने कमेंट किया है वेरी नाइस। तो थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, और हमेशा बस ऐसे ही परिवार के प्यारे से मेंबर बने रहें और हमेशा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मेरे पास अगला कमेंट है सनी भंडारी जी का और सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है नाइस स्टोरी एंड ग्रेट एक्सप्लेनेशन। तो सनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और सच बताऊं तो आप सबसे मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और लगता है कि नहीं, आप सब लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे तक पहुंचेंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अगला जो कमेंट आया है वो है खादिम जी का और खादिम जी ने कमेंट किया है हाय। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।